नमस्कार। युवा और अनुभव की इस खास कड़ी में हम आ पहुँचे खंडवा जिले के पंधाना तहसील के एसडीएम कार्यालय। हमारे साथ मौजूद है सर कुमार सानू सर, एसडीएम पंधाना। तो इनसे कुछ अनुभव लेते हैं, जानते हैं कि तैयारी में क्या इनका मोटिवेशन था, क्या क्या इनको उत्साहित करता था कि तैयारी में आने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी और उसके बाद आज एसडीएम पंधाना है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश युवा और अनुभव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार शानू देवड़िया है। मैं वर्तमान में एसडीएम पंधाना के पद पर पदस्थ हूँ। मैं 2016 बैच का राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और जॉइंट कलेक्टर हूँ। तैयारी की शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि मैंने अपने कॉलेज के समय से ही थर्ड ईयर से मैंने बेसिकली MNIT भोपाल से बीटेक किया है। तो कॉलेज में ही ऐसा माहौल था कि थर्ड और फोर्थ ईयर में काफ़ी पढ़ाई और तैयारी करके जो आगे हमें करना है लाइफ में, उसके लिए प्रिपेयर किया जाता था। तो थर्ड ईयर से ही मैंने तैयारी प्रारंभ कर दी थी और कॉलेज के फाइनल ईयर में प्रीलिम्स में मेरा सिलेक्शन हो चुका था और उसके बाद फिर मेंस और इंटरव्यू, इस तरीके से मैं आगे बढ़ा। सर जैसा आपने बताया कि NIT में थर्ड ईयर में आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी। NIT में इंजीनियरिंग में बीटेक आप कर रहे थे, तो वो तो एक पहले ही बहुत टफ मानी जाती है और उसके साथ साथ सिविल सेवा की तैयारी भी शुरू करना, तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत ही टफ है। कैसे आपने सामंजस्य बिठाया इन दोनों को लेकर? जी देखिए, कॉलेज का बाद जो हमें समय मिलता था खासकर शाम का और रात का, तो उसमें ही हम तैयारी करते थे, क्योंकि माहौल ही कॉलेज का हमारा इतना अच्छा था कि जिनको MBA करना था वो कैट का प्रिपरेशन करते थे, जिनको आगे इंजीनियरिंग में जाना है वो गेट का, और कुछ मेरे जैसे जो मेरे साथी लोग थे, मैं था, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते थे। तो कॉलेज में रहकर हम कॉलेज की पढ़ाई कर लिया करते थे और फिर बाद में जब हमें समय मिलता था तो कोचिंग जाकर जो हमारी रेगुलर, जो हम दूसरा जो हमारा करियर चुनना चाहते हैं, उसके हिसाब से तैयारी किया करते थे। सर आपने बताया NIT कॉलेज में आप पढ़े हैं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि स्कूलिंग कैसी रही है, कहाँ से आते हैं आप और क्या बैकग्राउंड रहा है? मेरा जन्म ज़िला बुरहानपुर में हुआ है। वहीं से मैंने नेहरू मोंटेसरी जो मेरा स्कूल है, वहीं से मैंने नर्सरी से लेकर 12th तक के मैंने अपना स्कूल किया है। और फिर उसके बाद मेरा चयन NIT भोपाल में हुआ। वहाँ से मैंने 4 साल का बीटेक का कोर्स किया। और इसके कड़ी में मैं आपको आगे बताऊं कि मेरी साथ में तैयारी तो चल ही रही थी। फिर कॉलेज के दौरान ही मेरा IBM नाम की जो एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ। मैंने कॉलेज के बाद 2-4 महीने की जो मैंने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया अपना PSC का। उसके बाद मैंने IBM में भी करीब 4 से 5 महीने कलकत्ता और पुणे में काम किया। फिर काम करने के दौरान ही मुझे वहाँ लगा कि जितनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ, उतनी ही मेहनत अगर मैं अपनी PSC या UPSC की पढ़ाई में अगर कर पाऊँ तो वहाँ मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं IBM छोड़कर जो अपना पूरा फोकस PSC पर दूँ। IBM छोड़ने के बाद ही तत्काल मेरा मेंस में सिलेक्शन हो चुका था, इंटरव्यू मेरा आ गया था। पर उस समय बैड लक ये रहा कि आपको भी नॉलेज होगा कि जो PSC 2012 के जो इंटरव्यूज़ थे वो अनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुके थे। तो उस समय थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ कि इंटरव्यूज़ पोस्टपोन हो चुके थे, कुछ पता नहीं था कि कब होना है, और मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था। फिर उस समय एक थोड़ा प्रेशर आया था लाइफ में, पर मैंने उसको भी पॉजिटिवली लिया कि चलो, अगर ये भी कुछ ऐसा ख़राब समय आया है तो इसको भी पॉजिटिवली लो, अगर ये भी अपने हमें कुछ सिखा कर जाएगा। तो मैंने उसी समय और तैयारी की। तैयारी करने के दौरान फिर मेरा जो हमारा जो राज्य शासन का आर्थिकी योजना और आर्थिकी का जो संचालय है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वहाँ एक संविदा पद था स्टेट कोऑर्डिनेटर का, वहाँ मेरा चयन हुआ। मैंने वहाँ भी करीब 8 से 10 महीने कार्य किया।
उसी दौरान मेरा बैंक में भी सिलेक्शन हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। मैंने फिर वहाँ से निकल के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में भी मैंने एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर काम किया। मैंने सूरत में 6 महीने, फिर 5 महीने फ़िरोज़पुर पंजाब में वहाँ कार्य किया। और ये मतलब ये पूरा मेरा टेन्योर जो रहा वो करीब 1.5-2 साल का रहा। और जब मेरा काम मैं कर रहा था बैंक में फ़िरोज़पुर में, तभी पीएससी के इंटरव्यूज़ का फिर से शेड्यूल आया, जो मैंने अगली परीक्षा दी थी 2013 की। फिर बैंक में कार्य करने के दौरान ही मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा ARTO के पद पर चयन हुआ 2013 में। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, मैं घर आ चुका था वापस बुरहानपुर। फिर उसी समय एक और गुड न्यूज़ आई कि 2012 के भी इंटरव्यूज़ होना है, तो एक ही महीने में मेरा वो भी इंटरव्यू हो गया, जो कि मेरा पहला अटैम्प्ट था। उसी में मेरा फिर डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ। सर, जैसा कि आपकी तैयारी में एक लंबी जर्नी रही है कि जिसमें वेरियस पोस्ट पे आप रहते हुए IBN की पोस्ट आपने बेंगलोर में काम करा, आप सूरत गए और उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 कड़ी है MPPSC की, जो कि पार करके सफल होते हैं। तो सब प्री और मेंस, और कई बच्चों के लिए प्री बहुत ही टफ एग्ज़ाम बन के आता है। इंटरव्यू का सेशन हम बाद में ले लेंगे, लेकिन प्री का जो आप बता सकते हो कि अभी का जो पैटर्न है उसमें यह है कि जो पहले एक्ट थे वो हट गए और अब आयोग आ गए, लेकिन पैटर्न तैयारी का वही है। तो किस प्रकार तैयारी करना चाहिए? जी देखिए, एक प्रीलिम से सबसे ज़्यादा आजकल टफ़ हो चुका है, कारण कि बच्चे जो और अलग अलग क्षेत्र के इस फील्ड में आ चुके हैं। एक जो एग्ज़ाम का पैटर्न भी दिन ब दिन बदलते जा रहा है। पर मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा पिछले सालों के पेपर्स देखें, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और एग्ज़ाम के पहले आप ये लक्ष्य बनाकर चलें कि कम से कम एग्ज़ाम आने के पहले आप अपना पूरा सिलेबस 5 बार रिवाइज़ कर लें। क्योंकि कई बार ये होता है, एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं, कई क्वेश्चंस हम देख चुके होते हैं पर रिकॉल नहीं कर पाते, और जल्दी में हम गलत गोला भर के आ जाते हैं या फिर गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा सिलेबस कवर करें, और उसके बाद आप कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करें, तो डेफिनेटली इसमें फिर कोई समस्या मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। रिवीजन मस्ट, बहुत ज़रूरी है रिवीजन। मतलब चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिवीजन आपने बताया कि प्री को निकालना है तो मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है। मेंस पे आ जाते हैं तो मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट हो जाती है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी कई सारे डायमेंशन को कवर करना पड़ता है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखिए, आजकल जो मैं जब उस समय मेंस लिख रहा था 2012-13 में, आज से करीब 10 साल पुरानी बात है। आजकल आप देखते होंगे कई सारे टॉपर्स के वीडियोस और फिर उनके आंसर कॉपीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। पर कई बार ये होता है कि वो सब जितने हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, वो देखकर भी कई बच्चे फॉलो नहीं कर पाते। क्रक्स सभी का ये रहता है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है मेंस की पेपर लिखने की, कम मतलब इतनी ठीक हो कि वो पढ़ी जा सके। दूसरा ये कि आप किसी भी टॉपर को देखेंगे तो वो इन्हीं 3 शब्दों में मतलब सेक्शन से बात करेंगे कि कोई भी आंसर्स का कोई भी एक आंसर में 3 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है इंट्रोडक्शन, बाद में मेन आंसर, और तीसरा उसका कंक्लूजन। तो ये स्ट्रक्चर में कोई भी आंसर 99% आंसर्स इसी स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं। फिर चाहे हम उनको पैराग्राफ वाइज लिखें या पॉइंट वाइज, वो आप पर डिपेंड करता है। फिर कई बार आपने अभी ये भी देखा होगा कि जो एक नई तरीके से आंसर लिखने का पैटर्न स्टार्ट हो गया है कि वेन डायग्राम बना के या कोई भी उसमें डायग्राम बना दिया, उसके 5 अपने एस्पेक्ट बता दिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कोई भी चीज़ के, तो वो एक तरीके का आंसर राइटिंग पैटर्न स्टार्ट हो गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको तब आएगी जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे जो बहुत जनरल टॉपिक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वेमेन एम्पावरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये कई बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम कई बार इनको एक बार पढ़ के भूल जाते हैं। जब हम इनको बार बार पढ़ेंगे तब जाके हम इन्हें याद रख पाएंगे।
याद रख पाएंगे और फिर उसके बाद लिख पाएंगे, तभी हम चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि बहुत कम समय में आपको 200 शब्द 300 शब्द लिखना पड़ते हैं, और वो तभी लिख पाएंगे आप इतनी तेज़ी से जब आपको पहले से दिमाग में हो। आप मौके पर याद अगर करने रहेंगे तो आपका समय निकल जाएगा। और मेन पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, राइटिंग आपकी अच्छी होना चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हैं टू द पॉइंट लिखें। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। दूसरी चीज़ सर, अब थोड़ा इंटरव्यू के बात करें, क्योंकि इंटरव्यू एक हुआ रहता, चाहे एमपीपीएससी का हो यूपीएससी का हो, कि क्या पूछ लेंगे कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, सीढ़ियाँ कितने आप कदम चल के आए हैं, बस में सफ़र कर रहे तो यात्री कितने थे। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे सवालों का एक हुआ चलता है, तो क्या सही है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ने 2 इंटरव्यू दिए हैं पीएससी के, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो मेरे बैचमेट्स हैं उनके भी मैंने अनुभव सुने हैं, तो मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। हालांकि जब उस समय हम तैयारी करते थे तब भी इस तरह के क्वेश्चन इंटरनेट पर ज़रूर छाए रहते थे, और आज भी है, पर मैं नहीं मानता। इंटरव्यू देखिए क्या है सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ इस तरीके से। इंटरव्यू सिर्फ आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। जैसे उसका नाम ही इंटरव्यू नहीं बोला जाता, पर्सनालिटी टेस्ट ही बोला जाता है उसको। देखिए, नॉलेज का आपका टेस्ट आपका प्रीलिम्स और मेंस में हो चुका है। अब वो देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी उस लायक है कि नहीं, कि आप सिविल सर्विसेज में काम कर पाएंगे या नहीं। बस वो उसी का टेस्ट है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, हम जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अभी जैसे रिसेंटली इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए, मैंने 5-6 लोगों से बात की, कई सबका यही था कि हमें बहुत डर लग रहा है और हमने ये नहीं पढ़ा और हमसे इसी में पूछ लिया गया, तो हम क्या करेंगे, हमें उसी का बहुत डर लग रहा है। अब मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि देखिए, आपने जो आपका डेफ भरा है वो आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, और अगर आपने कोई जॉब की है वो, और करंट अफेयर्स, ये बेसिक आप पढ़ के जाइए। कुछ अगर आप इनमें अच्छा कुछ आपके टॉपिक से पकड़ है, चाहे करंट अफेयर्स चाहे कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर, वो आप अच्छा कर रहे हैं, तो बेसिकली आप लिमिटेड ही मतलब लिमिटेड का मतलब कि आप ज़्यादा उसमें पैनिक ना करें, खुद पर भरोसा रखें, जो आपको लगता है कि सही है वो आप वही बात करें, और सौम्य तरीके से आप इंटरव्यू में बात करें। कई बार बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है, इंटरव्यूअर उनसे वही पूछ लेते हैं, तो एकदम एक्साइट होकर जवाब देने लग जाते हैं, तो वो भी कई बार उनके लिए नेगेटिव साबित हो जाता है। इसलिए आपको पूरे समय सौम्य बने रहना है, अच्छे से बात करनी है। आप जब उनका सवाल सुन लें उसके बाद जवाब देना स्टार्ट करें। अगर आपको सवाल सुनने के बाद जवाब नहीं आ रहा है, आप विनम्रता से सॉरी कहें। 5 सवाल पूछ लिए गए, पाँचों में आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ये सब आपका टेस्ट है, ये सब सिचुएशंस ही क्रिएट की जाती कि वो आपको देखना चाहते हैं कि आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं कहीं इस कंडीशन में, कि अगर आपके खिलाफ का कंडीशन बार बार बन रही है। तो इस तरीके का है। मुझे नहीं लगता कि जो आपने जैसे सवाल बताया वैसे सवाल ना कभी पूछे गए हैं, मुझे नहीं लगता ना कभी पूछे जाएंगे। सर, हमने भी इंटरनेट के माध्यम से ये सब सुना है, पर एक हवा बना रहता है, तो मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है और जिन्होंने दे के निकले हैं वहाँ से, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। दूसरा, अब मेरा थोड़ा सा ये एग्ज़ाम पे हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करी, अब थोड़ा सा प्रशासन में आ गए आप। प्रशासन में आपका क्या अनुभव रहा है जनता को देखने का? जनता जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो कई ख्वाब रहते हैं, कि जुनून रहता है, प्रशासन में आने के बाद कई चीज़ें बदल जाती है, कितनी बदलती है, मैं ये समझना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, लोगों की समस्या जब लोग लेके आते हैं, आप एसडीएम पंधाना है, दंडाधिकारी हैं, और यहाँ पे जो ब्लॉक की समस्या है, पंधाना ब्लॉक की डीसी हैं आप। और दूसरी चीज़, एक परिचय सर का ये भी है कि सर जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त प्रभारी हैं और सामाजिक न्याय विभाग के भी प्रभारी हैं, तो उनसे भी थोड़ी थोड़ी उस विषय में चर्चा कर ली जाएगी। तो ज़रा बताइए सर, प्रशासन का अनुभव आप। देखिए, जब हम टेबल के इस साइड होते हैं तो चीज़ें बहुत अलग होती, जब उस साइड होते हैं तो बहुत अलग होती। जब मतलब मैं भी अपने सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए कई बार ऑफिस के चक्कर काटा हूँ, तो ऐसा लगता है कि इतना इजी काम है, क्यों नहीं करके दे रहे हैं, सिर्फ साइन ही तो करना है। तो जनता ये एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि वो अपना सारा काम छोड़कर हमारे ऑफिस आती है। कई बार कोई छुट्टी लेकर आता है, मज़दूर अपनी मज़दूरी छोड़कर आता है, किसान अपना खेत छोड़कर आता है, बहुत सारे काम छोड़कर हमारे ऑफिस आता है और अन्य ऑफिस भी जाता है।
तो वो यही चाहता है कि भाई मैं एक बार अगर आ गया हूँ तो मेरा काम आज के आज ही हो जाए। पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक दिन में संभव नहीं हो पाते। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली हमारे विभाग के ही कुछ कार्य की बात करूँ, जैसे कोई किसी को नामांतरण कराना है या रिकॉर्ड में उसका नाम उसका ठीक करवाना है या सीमांकन कराना है, तो शासन ने ही इन सारी चीज़ों की एक प्रक्रिया निर्धारित की है कि हर जैसे नामांतरण की अलग प्रक्रिया होती है, सीमांकन की अलग। तो इन चीज़ों में समय कई बार लग जाता है। कई बार चीज़ें अगर अविवादित होती है, कोई डिस्प्यूट नहीं रहता, तो 15 से 20 दिन में भी निराकरण हो जाता है। कई कई बार अगर डिस्प्यूट रहता है तो महीने लग जाते हैं। तो इसी में फिर जो आवेदक है वो कभी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। जब मैं लेकर आया था तब तो सब सही था, अब अगर कोई उसमें थोड़ा सी आपत्ति भी उठा रहा तो क्या बात हो गई। पर अब चूँकि हम एज अ न्यायालय के रूप में इसमें काम करते हैं, इसलिए हमें दोनों पक्षों को ही सुनकर उसमें फैसला लेना होता है। तो इसलिए इन चीज़ों में कई बार समय लग जाता है। और इसी तरह हर चीज़ जो स्कीम होती है कोई भी विभाग की, या कोई विभाग में कोई योजना में किसी को लाभ देना है, तो जांच करना, उसका आवेदन लेना पहले, फिर उसमें जांच करना सही है गलत है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो उसकी पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराना, फिर उसके बाद उसमें आदेश जारी करना। और फिर आदेश जारी करने के बाद मान लीजिए पेंशन का प्रकरण है, तो उसमें पेंशन में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता है शासन से पैसा डलने में। तो इस तरीके से चीज़ों को मैं थोड़ा डिले नहीं कहूँगा मैं, ये तो प्रोसीजरल ही है ये सारी चीज़ें। तो होती है, तो कई बार लोग समझ भी जाते हैं, हम उन्हें समझाते हैं बैठा के कि भाई ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें, हम उन्हें संतुष्ट करके ही भेजते हैं। कई बार लोग चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो असंतुष्ट भी रह जाते हैं, पर हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि अगर व्यक्ति इस ऑफिस में आया है तो भले ही उसका अगर आज काम ना हो रहा हो, लेकिन हम उसे संतुष्ट करके ही भेजें कि उसका काम फ्यूचर में ज़रूर हो जाएगा। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि प्रशासनिक पद पे रहते हुए हर बार पॉलिटिकल प्रेशर को देखा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में? देखिए, जिस पद पे हम हैं, तो इस पद पे पॉलिटिकल प्रेशर आना सामान्य बात है। कारण कि बहुत ज़िम्मेदारी वाला पद है, और जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनकी सरकार होती है, जिनकी पार्टी की, तो वो चाहते हैं कि हमारा काम प्राथमिकता से हो और जल्दी हो, बिना किसी देरी के हो। तो इस कारण से भी कई बार वो लोग हमें बोलते हैं कि आप काम जल्दी करें, काम जो हमने व्यक्ति भेजा है इसका, ये हमारा खास व्यक्ति है या आम नागरिक है, जो भी है, सारी चीज़ें सही है, इसकी जेन्युइन है। तो इस तरीके की चीज़ें कई बार होती है। और फिर चूँकि अगर व्यक्ति अगर जेन्युइन है, उसके सारे कागज़ कोई भी योजना को लेकर या कोई भी अन्य समस्या को लेकर सारा अगर उसकी चीज़ें कंप्लीट होती है, तो हम निश्चित तौर पे उसको प्रायोरिटी पे ही करते हैं। और आम नागरिक भी अगर कोई जैसे आता है रिक्वेस्ट लेके, अगर चीज़ें हमें सही लगती है तो उसका भी फास्ट प्रोसेस ही होता है। दूसरी चीज़ सर, जैसे आपके पास सामाजिक न्याय विभाग है और जनसंपर्क विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है। ये पंधाना एसडीएम रहते हुए इस जिम्मेदारी से किस प्रकार अलग है? देखिए, एज अ एसडीएम पंधाना हमारे पास पूरा अनुभाग पंधाना का जो लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एसडीओ रेवेन्यू के तौर पर हम एक अपीलीय न्यायालय होते हैं रेवेन्यू के मामले में। और ओवरऑल जो अनुभाग पंधाना में जितने अधिकारी हैं, सब पे भी एक नियंत्रण हमारा रहता है। इसके अतिरिक्त इसके अगर हम अलग जाकर बात करें, तो जो सामाजिक न्याय विभाग है उसका मेरे पास उप संचालक का प्रभार है। मैं पिछले 1.5 साल से वो प्रभार देख रहा हूँ। वो ऐसा विभाग है जो खासकर दिव्यांगों, वृद्धों और विधवा महिला, इनके क्षेत्र में काम करता है। जैसे कि दिव्यांगों के लिए हमने बहुत अच्छा कार्य किया पिछले 1 साल में। हमने एलिम को, जो एक भारत शासन का उपक्रम है, उसके हमने शिविर लगाए। हमने 1000 से ज़्यादा व्यक्तियों को उसमें लाभ पहुंचाया है। हमने चिन्हांकित कराया है व्यक्तियों को, जिनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और कैलिपर्स, ईयर मशीन, इन सब की ज़रूरत थी।
हमने वो अलग अलग ब्लॉक्स में हमने 3 बार में हमने मतलब 3 बार कैंप लगाया है विद इन 10 मंथ्स। मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए भी एक उपलब्धि है कि मुझे इस विभाग में कार्य करने का मौका मिला, और मैंने मतलब कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमने 3 बार पूरे 7 ब्लॉक्स में कैंप लगाया और व्यक्तियों को लाभ दिया। हमने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी करीब 100 से ज़्यादा हमने डिस्ट्रीब्यूट की है ज़िले में। और भी हमारे अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही हमारे कैंप कंक्लूड हुए हैं, उसमें भी हमारे जो हितग्राही है वो चिन्हित हुए हैं, जिनको नियर फ्यूचर में जो भी उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या उपकरण हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये विभाग एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जो पीपल है उनके लिए काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया है, पेंशन बांटना, मतलब पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन करना, और जो अगर आपके किसी दिव्यांगों को किसी प्रकार की समस्या है या फिर जैसे उसकी अलग अलग योजनाएं भी है, जैसे शारीरिक रूप से जो डिसेबल रहते हैं उन लोगों को समाज में आगे लाया जाता है, सामाजिक न्याय दिया जाता है। बिल्कुल उनके लिए न्याय का काम करता है। जैसे दो दिव्यांग अगर शादी करते हैं आपस में तो उनके लिए योजना है। फिर जैसे अगर दिव्यांग पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम कंसेशनल रेट्स पर उनको लोन दिलाते हैं। बहुत ही अच्छा समय दिया और पूरी चीज़ों के बारे में सामाजिक न्याय विभाग, जनसंपर्क विभाग थोड़ा सा रह गया सर, उसके बारे में। हाँ, जनसंपर्क विभाग का अपना अलग महत्व है सरकार में। कारण कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं या ज़िले में जो भी हम गतिविधि करते हैं, चाहे सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार को लेकर या फिर कलेक्टर महोदय की फील्ड विजिट्स हो या कोई विभाग का पर्टिकुलर कोई कार्यक्रम हो रोजगार को लेकर या फिर पीएम किसान को लेकर, या जो भी जितने भी विभाग है, जो भी विभाग अपने जो कार्य कर रहा है, अगर उस कार्य को लेकर अगर कोई अपना आयोजन हुआ है तो उसका प्रचार प्रसार करना यही इस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ में पत्रकारों से सामंजस्य बनाकर चलना भी एक इस विभाग का कार्य है। सर ने सभी जो भी एक इंटरव्यू सेशन तो नहीं कहूँगा, ये बातचीत थी, फ्रेंकली बातचीत हुई, जिसमें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड और थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के ओरिएंटेड सर ने पूरी बातें खुल के कही। सर का बहुत बहुत एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी इस खास कड़ी युवा और अनुभव में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत